आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाली धाराओं धारा 307 से धारा 412 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला आता है अध्याय 25। अध्याय 25 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है जांचों और विचारणों में साक्ष्य का। पॉइंट में दिया हुआ है साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। यह धारा 307 से शुरू होता है। धारा 307 में बताया गया है न्यायालयों की भाषा। धारा 308 में बताया गया है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। धारा 309 में बताया गया है समन मामलों और जांचों में अभिलेख। धारा 310 में बताया गया है वारंट मामलों में अभिलेख। धारा 311 में बताया गया है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। धारा 312 में बताया गया है साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। धारा 313 में बताया गया है ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया। धारा 314 में बताया गया है अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। धारा 315 में बताया गया है साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। धारा 316 में बताया गया है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। धारा 317 में बताया गया है दुभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। धारा 318 में बताया गया है उच्च न्यायालय में अभिलेख। अगला आता है ख पॉइंट। ख पॉइंट में दिया हुआ टॉपिक है उसका नाम है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। यह धारा 309 से शुरू यह धारा 319 से शुरू होता है। धारा 319 में बताया गया है साक्षियों को जब हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। धारा 320 में बताया गया है कमीशन किसको जारी किया जाएगा। धारा 321 में बताया गया है कमीशनों का निष्पादन। धारा 322 में बताया गया है पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। धारा 323 में बताया गया है कमीशन का लौटाया जाना। धारा 324 में बताया गया है कार्यवाही का स्थगन। धारा 325 में बताया गया है विदेशी कमीशनों का निष्पादन। धारा 326 में बताया गया है चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। धारा 327 में बताया गया है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। धारा 328 में बताया गया है टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 329 में बताया गया है कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। धारा 330 में बताया गया है कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। धारा 331 में बताया गया है लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। धारा 332 में बताया गया है शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। धारा 333 में बताया गया है प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। धारा 334 में बताया गया है पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। धारा 335 में बताया गया है अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। धारा 336 में बताया गया है कतिपय मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। अगला आता है अध्याय 26। अध्याय 26 के अंतर्गत जो आने वाला टॉपिक है उसका नाम है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। यह धारा 337 से शुरू होता है। धारा 337 में बताया गया है एक बार दोषित या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 338 में बताया गया है लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। धारा 339 में बताया गया है अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। धारा 340 में बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। धारा 341 में बताया गया है कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। धारा 342 में बताया गया है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। धारा 343 में बताया गया है सह अपराधी को क्षमादान। धारा 344 में बताया गया है क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। धारा 345 में बताया गया है क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। धारा 346 में बताया गया है कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। धारा 347 में बताया गया है स्थानीय निरीक्षण। धारा 348 में बताया गया है आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। धारा 349 में बताया गया है नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
धारा 350 में बताया गया है परिवादियों और साक्ष्यों के व्यय। धारा 351 में बताया गया है अभियुक्त को परीक्षा करने की शक्ति। धारा 352 में बताया गया है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। धारा 353 में बताया गया है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। धारा 354 में बताया गया है प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना। धारा 355 में बताया गया है कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। धारा 356 में बताया गया है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण और निर्णय। धारा 357 में बताया गया है प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाइयों को नहीं समझता है। धारा 358 में बताया गया है अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 359 में बताया गया है अपराधों का शमन। धारा 360 में बताया गया है अभियोजन वापस लेना। धारा 361 में बताया गया है जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। धारा 362 में बताया गया है प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। धारा 363 में बताया गया है सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व दोषित व्यक्तियों का विचारण। धारा 364 में बताया गया है प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। धारा 365 में बताया गया है भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। धारा 366 में बताया गया है न्यायालय का खुला होना। अगला आता है अध्याय 27। अध्याय 27 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। यह धारा 367 से शुरू होता है। धारा 367 में बताया गया है अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 368 में बताया गया है न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 369 में बताया गया है अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। धारा 370 में बताया गया है जांच या विचारण को पुनः चालू करना। धारा 371 में बताया गया है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। धारा 372 में बताया गया है जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। धारा 373 में बताया गया है चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। धारा 374 में बताया गया है चित्त विकृति आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। धारा 375 में बताया गया है भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 376 में बताया गया है जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहां प्रक्रिया। धारा 377 में बताया गया है जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया। धारा 378 में बताया गया है नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृत चित्त का सौंपा जाना। अगला आता है अध्याय 28। अध्याय 28 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। यह धारा 379 से शुरू होता है। धारा 379 में बताया गया है धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। धारा 380 में बताया गया है अपील। धारा 381 में बताया गया है खर्चे का आदेश देने की शक्ति। धारा 382 में बताया गया है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। धारा 383 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 384 में बताया गया है अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा 385 में बताया गया है जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया। धारा 386 में बताया गया है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। धारा 387 में बताया गया है माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। धारा 388 में बताया गया है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। धारा 389 में बताया गया है समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर
उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 390 में बताया गया है धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन 2 सिद्धियों से अपील है। धारा 391 में बताया गया है कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। अगला आता है अध्याय 29। अध्याय 29 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसका नाम है निर्णय। यह धारा 392 से शुरू होता है। धारा 392 में बताया गया निर्णय। धारा 393 में बताया गया निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। धारा 394 में बताया गया पूर्वतन दोषित अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। धारा 395 में बताया गया प्रतिकर देने का आदेश। धारा 396 में बताया गया पीड़ित प्रतिकर स्कीम। धारा 397 में बताया गया पीड़ितों का उपचार। धारा 398 में बताया गया साक्षी संरक्षण स्कीम। धारा 399 में बताया गया निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। धारा 400 में बताया गया असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। धारा 401 में बताया गया सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। धारा 402 में बताया गया कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 403 में बताया गया न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। धारा 404 में बताया गया अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। धारा 405 में बताया गया निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। धारा 406 में बताया गया सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। अगला आता है अध्याय 30। अध्याय 30 के अंतर्गत जो टॉपिक उसका नाम है मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यह धारा 407 से शुरू होता है। धारा 407 में बताया गया सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। धारा 408 में बताया गया अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। धारा 409 में बताया गया दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 410 में बताया गया दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। धारा 411 में बताया गया मतभेद की दशा में प्रक्रिया। धारा 412 में बताया गया उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।